कैंसर, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में न जाने कितने सवाल उमड़ने लगते हैं, डर पैदा हो जाता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके मन में कैंसर को लेकर जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसर्स के बारे में आज हम बात करेंगे शहर की जानी मानी डॉक्टर निशा जेठानी से, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर जेठानी, आपका बहुत स्वागत है। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस आपकी राष्ट्रीय जगत पहल के लिए, और लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैम जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर है क्या? कोई भी कैंसर एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे किसी हिस्से की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाएं, तो वहाँ पर वो कैंसर का रूप लेती है। तो ब्रेस्ट में अगर ऐसा होता है तो ये ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। मैम, महिलाओं में होने वाले जो प्रमुख कैंसर हैं उनके बारे में एक छोटी सी डिटेल होगी। बेसिकली महिलाओं में, भारत की महिलाओं में ये दो कैंसर सबसे प्रमुख हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा सर्वाइकल कैंसर। ये बचकानी के निचले पार्ट को सर्विक्स कहा जाता है, वहाँ के कैंसर टॉप मोस्ट में है। और इनको इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये दोनों का बचाव संभव है। और महिलाओं को इसके बारे में अवेयर होना कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ पर जो रेशियो है कैंसर का वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है लास्ट 10 इयर्स से। खास तौर पे हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली चेंज हुआ है और इस रीज़न से हर डिजीज़ और हर कैंसर भी आगे बढ़ गया है। ब्रेस्ट कैंसर के अगर कारणों पे हम बात करें तो ये किन कारणों से होता है? ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली देखा गया है कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फैमिली हिस्ट्री में भी काफ़ी रन करता है, स्पेशली मम्मी के साइड की फैमिली हिस्ट्री में अगर है ये तो। अगला जो है लाइफस्टाइल, अगर आपकी लाइफस्टाइल में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके टिश्यू में म्यूटेशंस ला रहे हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनमें काफ़ी ज़्यादा रेट्स होते हैं। इसके अलावा जो बहुत रेयर केसेस हैं, अगर पहले से ही कोई गठाने पड़ी हैं, पहले से ही कोई इम्यूनिटी लो के रीजंस है बॉडी में, तो वो भी कैंसर प्रोवोक करता है बॉडी में। तो कैंसर ब्रेस्ट में ये मेन रीजन से होते हैं। मैम, इन्फ्लेमेटरी कैंसर क्या? कैंसर जनरली ब्रेस्ट में जब होते हैं तो बहुत साइलेंट होते हैं, बट जब कभी भी ये कैंसर एक फुल फ्लेज फॉर्म में होते हैं तब ये ब्रेस्ट को एकदम सुजा देते हैं। वो रेडिश दिखने लगती है स्किन और काफ़ी गर्म लगती है स्किन। तो ये पूरी जब पिक्चर हो ब्रेस्ट में तो ये इन्फ्लेमेटरी साइंस हैं। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशली मिड या लास्ट स्टेज में होता है, जहाँ पे ये इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूजन होती है। मैम, अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसे हमेशा देखा जाता है कि थर्ड या फोर्थ स्टेज में ही पता चलता है, ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने अभी कहा कि ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी साइलेंट कैंसर है, ये आपको स्टार्ट से नहीं पता चलता है, इसीलिए इसको स्क्रीनिंग में इंक्लूड किया गया है भारत सरकार ने। सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर जो सेकेंड टॉप पे है, ये भी काफ़ी साइलेंट कैंसर है। ये कई बार एकदम लास्ट स्टेज में समझ में आता है जब पेशेंट को कोई तकलीफ हो और वो डॉक्टर के पास विजिट किया हो। तो इसलिए जो ये साइलेंट कैंसर्स होते हैं बेसिकली सबसे खराब कैंसर्स होते हैं। तो इनको अगर हमें टारगेट करना है तो हमें स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे करनी होगी। तो स्क्रीनिंग शेड्यूल्स बहुत ही ज़्यादा लास्ट 3 इयर्स में गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है। स्पेशली सर्वाइकल कैंसर के लिए तो वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, जिसके बारे में और डिटेल्स मिल जाएंगी। जी, स्क्रीनिंग कब करवानी चाहिए, कब शुरू करनी चाहिए? बेसिकली ये मेरा ओपिनियन है कि कोई भी स्क्रीनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें और उसको आगे बढ़ने ही ना दें। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो आइडियली 16 के एज से ब्रेस्ट डेवलप हो चुके होते हैं गर्ल्स में। तो ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने एक बार खुद ने हर एक ने करनी चाहिए, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 16। इसमें स्पेशली बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में की जाती है, कि आप खुद के ब्रेस्ट को खुद देखो, टच करो, फील करो और चेंजेस को नोट डाउन करो। ये महीने में एक बार ज़रूर करो।
और साल में एक बार आपको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में जाना चाहिए। ये भी एक पार्ट है स्क्रीनिंग का, जिसमें अबाउट 22 के एज की विमेंस मेनली रहती हैं, जो आइडियली मैरिड कहलाते हैं। इनमें वंस ईयर चेकअप होना चाहिए ब्रेस्ट का, जिसमें डॉक्टर खुद चेक करे और इवेल्युएट करे। एंड 40 प्लस के एज ग्रुप में जनरली ब्रेस्ट में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एजिंग फैक्टर स्पीड अप हो चुका होता है, तो इनमें कैंसरस जल्दी पिक होते हैं। और पिक करने के लिए बेस्ट है मैमोग्राफी, ब्रेस्ट से रिलेटेड। तो मैमोग्राफी आइडियली 40 प्लस के एज में एवरी 3 इयर्स सबने करना चाहिए। इससे आप अर्लियर डिटेक्ट कर पाएंगे ब्रेस्ट को, और 100% इसमें सर्वाइवल रेट होता है, 100%। वैसे ही अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें, तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप खुद कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ वैक्सीनेट करना है। तो HPV नामक इन्फेक्शन 90% केसेस में कैंसर सर्विस में करवा रहा होता है। तो ये HPV इन्फेक्शन का वैक्सीनेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इंडिया ने तो अपनी खुद वैक्सीन भी अब पब्लिश कर दी है, अभी आया। हाँ, सर्वावैक नाम से है। ये सर्वावेक नाम के जो वैक्सीन है, गवर्नमेंट 2-3 स्टेट्स में तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अब स्टार्ट कर दिए हैं। और इनके टारगेट जो हैं लोग, वो हैं बॉयज एंड गर्ल्स, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 11 एंड बिफोर 16। जब ये हम लगा लेते हैं, तब ये मोर देन 95% केसेस में अश्योरिटी देता है कि आपको नहीं होगा कैंसर। इसका कुछ सक्सेस रेट अगर हम बात करें, अगर सक्सेस रेट की बात करें, अब तक के डॉक्यूमेंटेशन जो यूरोपियन स्टडीज में एंड कैनेडियन स्टडीज में, अफ्रीकन स्टडीज में हुआ है, मोर देन 88% लोगों में ये सक्सेस पाया है। आप वैक्सीनेट अगर टाइमली हो जाते हैं तो सक्सेस रेट बहुत हाई है। ये पर्टिकुलर सर्वाइकल कैंसर के लिए, इसीलिए सर्वाइकल कैंसर के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवा दो बस। ये 3 डोजेस का शेड्यूल है, 016। आप इसको जब देते हैं, देने के बाद आपके दिमाग से बस सर्वाइकल कैंसर हट जाना चाहिए। अब ये बॉयज को भी दिया जाना जरूरी है, क्योंकि HPV इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। तो ये विमेन और मेन में डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए सेम विद ब्रेस्ट कैंसर आल्सो कि ब्रेस्ट कैंसर में कोई वैक्सीन्स नहीं है, बट एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर मेन में भी होता है, बट काफ़ी रेयर होता है। उसका मेन रीज़न ये है कि ब्रेस्ट टिश्यू जो है, क्वांटिटी एंड साइज फीमेल्स में ज़्यादा होती है। 2 हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ब्रेस्ट टिश्यू पे इफेक्ट कर रहे हैं, जो कैंसरस स्टेज को प्रमोट करते हैं। तो मेन में भी होता है, बट ये मेन को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें कोई एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वेमेंस को होती है। सर्वाइकल कैंसर की अगर मैम बात करें, तो सर्वाइकल कैंसर के मेन रीजंस क्या हैं? बेसिकली सर्वाइकल कैंसर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 90% कैंसर्स HPV इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं। और ये HPV इन्फेक्शन मान के चलिए कि जैसे ही आप प्यूबर्टल एज हिट करते हैं, उसके बाद से आपको ये कभी भी किसी भी तरीके से अक्वायर हो सकता है इन्फेक्शन। बेसिकली ये सेक्सुअल रूट से होता है, तो इसीलिए ये एजुकेशन से काफ़ी हद तक हम कंट्रोल ला सकते हैं। वैक्सीनेट कर दें तो और बेटर हो जाता है। अदर इसके जो एरियाज हैं जिससे अक्वायर होता है, फॉल्टेड, अगर आपने नीडल प्रिक किसी इन्फेक्टेड से आपको अक्वायर हो गया, वो है। अदरवाइज इसमें जितने भी रीजंस हैं इन्फेक्शन के, वो ओरल रूट से भी पाए गए हैं। बट इसमें जो भी अदर सर्वाइकल कैंसर इन्फेक्शंस HPV के अलावा वाले कैंसर्स हैं, उसको आप किसी भी वे से मतलब स्क्रीनिंग में नहीं ला सकते। सिर्फ एक HPV को ही हम हिट कर सकते हैं वैक्सीनेशन से और स्क्रीनिंग से। इसकी हमारी जो डेली रूटीन होती है, उसमें हमें किस तरह के बदलाव करने चाहिए? क्या ऐसा कोई रास्ता है कि हम अपने डेली रूटीन में बदलाव करें और सर्वाइकल कैंसर से बच सकें या ब्रेस्ट कैंसर से बच सकें? बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में तो मैं बता चुकी हूँ कि आपको सेल्फ एग्जामिनेशन की हैबिट होनी चाहिए। आपको आपकी फैमिली के हर वुमेन और गर्ल को होनी चाहिए। इसके लिए एजुकेट आपको होना पड़ेगा, जो मीडिया के थ्रू सबको ये समझ में है कि कितना इम्पोर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर में ऐसा कोई एजुकेशन आपको नहीं हेल्प करेगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, वैक्सीनेट करना है। यही एकमात्र चीज़ है जो आपने इम्पोर्टेंस देनी है। मैम, दोनों प्रकार के जो कैंसर्स हैं,
क्योंकि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ और आपका डेली महिलाओं की बीमारियों से आमना सामना होता रहता है, तो ये जो दोनों टाइप के कैंसर्स हैं, इसमें सर्वाइवल रेट क्या होता है? जब हम किसी कैंसर को स्क्रीनिंग के शेड्यूल में ले आते हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि इससे सर्वाइवल रेट हम जब पिक कर रहे हैं पेशेंट को लेटर स्टेज में काफ़ी रिड्यूस हो चुका होता है। तो गवर्नमेंट ये सोच के स्क्रीनिंग प्रमोट करती है कि हम इसको अर्लियर स्टेज पे पकड़ें ताकि सर्वाइवल रेट +90% पे चला जाए। तो ये अगर हम अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर पिक करते हैं तो मोर देन 90-95% सर्वाइवल रेट है। HPV रिलेटेड कैंसर्स को अगर हम पहले पिक करते हैं तब भी ये 88-90% अबव सर्वाइवल रेट है, तो काफ़ी हाई है अर्ली स्टेज में। बट लेटर स्टेज में ये ड्रेस्टिकली ड्रॉप होता है, लेस देन 10 पे चला जाता है। तो बेहतर है कि सब लोग अवेयर हों इसके लिए, इसको हल्के में ना लें। कैंसर से, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल, जो आप आसपास में सुन रहे हो उस कैंसर के प्रति बहुत जानकार रहिए। कैंसर की जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, नॉर्मली जैसे हम कैंसर के पेशेंट से मिलते हैं तो हमने देखा है कि वो बहुत वीक हो जाते हैं या बहुत मेंटली भी बहुत ज़्यादा कैंसर वर्ड ही ऐसा है कि आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे भी हों तो आप ड्रेस्टिकली ड्रॉप हो जाते हो मेंटल लेवल पे। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली इसमें जो ट्रीटमेंट का कोर्स है, फर्स्ट स्टेप सर्जरी होता है जो ऑप्शन हम ट्रीटमेंट में प्रोवाइड करते हैं। रिलेटेड टू कितना ये चीज़ स्प्रेड हुआ है बॉडी में तो हम उनको कीमो एंड रेडियोथेरेपी भी ऑफर करते हैं ताकि हम उसको सर्वाइवल रेट पे हायर पे ले जाएं। बट इसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी ड्रॉप होती है, और जो इम्यूनिटी ड्रॉप हुई तो उसकी सिग्निफिकेंस आपको बाहरी रूप से दिखेगी। आपकी स्किन वीकर लगेगी, डार्कर लगेगी, बाल झड़ने लगेंगे, आप थोड़े से ओल्ड लगने लगेंगे। ये सारे आपकी लो इम्यूनिटी के साइंस आने लगते हैं इसमें। तो साइड इफेक्ट्स काफ़ी होते हैं, बट ये टेम्परेरी होते हैं। मतलब आप एक बार रिकवर कर लिए, नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में वापस आप ठीक हो जाते हो, तो ये परमानेंट नहीं होते। किसी भी प्रकार के कैंसर में, खासकर ब्रेस्ट कैंसर का तो आपने बताया, सर्वाइकल कैंसर का भी आपने बताया कि वैक्सीन ज़रूरी है, और अर्ली डिटेक्शन मेन क्यों ज़रूरी होता है? अर्ली डिटेक्शन किसी भी कैंसर में, देखिए कैंसर अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट होता है बताना कि ये कितनी स्पीड से भागेगा। अगर मान के चलिए कि ब्रेस्ट से रिलेटेड कैंसर्स की हम बात करें तो ये लगभग 10-12 कैंसर्स अलग अलग हैं। अब मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट के 10-12 टाइप होते हैं। हाँ, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। अब उसमें से भी मान के चलिए जो कॉमन कैंसर्स हैं उसकी हम बात करें तो वो काफ़ी स्लो ग्रोइंग होते हैं। तो अगर ये स्लो ग्रोइंग होते हैं तो ये बता रहे हैं कि ये बहुत पहले पिक किए जा सकते हैं किसी माध्यम से, तो वो होते हैं स्क्रीनिंग। मतलब आपको अवेयरनेस हो, आपने स्क्रीन करवाया, आपको है तो पकड़ में आ गया और आपने ट्रीटमेंट लेके पूरा ठीक कर दिया। कुछ रेयर कैटेगरी 2 से 3% होते हैं जो फास्ट ग्रोइंग होते हैं, बहुत रैपिड होते हैं। आप कुछ करें उससे पहले ये फैल चुके होते हैं, तो ऐसे बहुत कम होते हैं कैंसर्स। बेसिकली पूरे बॉडी के अगर कैंसर्स हम बात करें तो ये फास्ट ग्रोइंग कैंसर्स लेस देन 2% केसेस ही होते हैं। मतलब 99% केसेस में ये स्लो ग्रोइंग होते हैं। अगर आपने इसको डिटेक्ट अर्ली स्टेज में किया तो आप कंप्लीट रिकवरी के फेज में एंटर करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है पहले पता चल जाए तो आप ट्रीटमेंट ऑप्शन पे जा सकते हैं। यस बहुत विमेंस को वाइट डिस्चार्ज ये होता रहता है, और मेरे पास में जब आते हैं ऐसे औरतें, बूढ़ी औरतें 50 इयर्स वाली, मुझे तो 25 साल से हो रहा है। 25 साल से जो हो रहा है तो ये बता रहा है बॉडी आपको कि कुछ है, आप इसको इग्नोर कैसे किए। ऐसी विमेंस को जब हम कोल्पोस्कोपी LPC नामक टेस्ट करते हैं सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड, ऐसी कई विमेंस का देखा गया कि ये लास्ट स्टेज निकलता है और ये विद इन 3 to 6 मंथ्स में ये इनका ड्रॉप हो जाता है, ये डेड हो जाते हैं। इतना ज़्यादा तेज़ी से फिर ये लास्ट स्टेज में फैलता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और लापरवाही की वजह से भी आप कैंसर को बुलावा देते हैं। और एक चीज़ मैंने देखी है, मतलब जो स्पेशली गांव में काफ़ी इंटीरियर में रहते हैं, वो लोग वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड 2-3 दिन की बार दवाई खाते हैं, कुछ लोकल डॉक्टर्स। अब लोकल डॉक्टर्स उनको ठीक जैसे ही कर देते हैं दवाइयाँ बंद कर देते हैं।
फिर ये खाते हैं, फिर खाते हैं, फिर खाते हैं, ऐसे 100 बार खा चुके होते हैं, इतनी बार। इससे ये होता है कि आपका हर बार जो कैंसर नामक चीज थी उस पर आपने एंटीबायोटिक को इस्तेमाल किया, जो कि कैंसर को स्टॉप नहीं कर सकता है, और आपने धीरे 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 इसको बढ़ने दिया, और आपने अननेसेसरी एंटीबायोटिक जो खाई उससे आप वीक भी हो गए। तो ये बहुत बैड तरीका है। मैं सब विमेंस को यही बोलना चाहूँगी कि करेक्ट डॉक्टर के पास जाइए, जो भी प्रॉब्लम है उसी स्पेसिफिक डॉक्टर के पास में इलाज करिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप जिस भी चीज से गुजर रहे हैं, आपको जो भी बीमारी हो रही है या कुछ महसूस हो रहा है, तो आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाइए। डॉक्टर का चयन बहुत जरूरी है ये बताना कि किस डॉक्टर के पास जाना है। हर किसी को लगता है जनरल डॉक्टर सब ठीक कर सकता है। जनरल डॉक्टर आपकी जनरल तकलीफों को जरूर ठीक कर सकता है, बट स्पेसिफिक तकलीफों के लिए स्पेसिफिक डॉक्टर्स ही सही होते हैं। ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूरी सीरियसली लें, क्योंकि हम देखते हैं कितने लेट स्टेज पे पहुंचते हैं लोग, और लिटरली उनको लेस देन 6 मंथ्स का समय मिलता है सर्वाइवल। तो बहुत पेनफुल है ये पता होना। हाँ, बहुत ज़रूरी है आपको जानकार बनना, और आपको अपनी हेल्थ के प्रति आपको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लापरवाही करते रहेंगे, आप खुद अपने पास बीमारियों को बुलावा देंगे। कुछ मिथ और फैक्ट चेक हम करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जनरली ये फैली हुई है इंफॉर्मेशन लोगों के मन में, तो वो मिथ है या सच है, इसके बारे में आपसे जानेंगे। कि ब्रेस्ट में जो लंप होते हैं वो हमेशा कैंसर के ही होते हैं? इनफैक्ट अपोजिट मैं कहूँगी, ब्रेस्ट में जितने भी जनरली लम्प्स होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं। अब मान के चलिए कि आपने कुछ दिन पहले ही नोटिस किया आपको लंप है, तो ये लंप कैंसर बिल्कुल नहीं है, ये सबसे ऊपर रहेगा। कैंसर होना सबसे रेयर रहेगा। बट इससे आपने लेना कैसे चाहिए कि इस लंप को आप समझिए कि है क्यों, वो समझाने वाला डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट। एक विजिट बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी उसकी डिटेल्स में समझें वो क्या है। मतलब हर लंप जो है ब्रेस्ट में वो कैंसर का नहीं होता है, नॉर्मली लंप होता ही है। एनुअल मैमोग्राम जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, मैमोग्राम स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करता है, बट वो एनुअल नहीं होता है, वो एटलीस्ट आफ्टर 42 to 3 इयर्स में वंस होता है। एनुअल मतलब एवरी ईयर नहीं होना चाहिए मैमोग्राफी में। आईवीएफ का भी काफ़ी चलन है, तो बहुत से टाइम ऐसे होते हैं कि महिलाएं आईवीएफ के लिए जाती है, तो क्या आईवीएफ जो है वो कैंसर को बढ़ावा देता है? देखिए, आईवीएफ मिथ है, आईवीएफ कहीं से कुछ रिलेट नहीं रखता है कैंसर से, ना ब्रेस्ट से, ना सर्विक्स से, ना यूट्रस से। आईवीएफ इज नॉट रिलेटेड टू एनी कैंसर। तो ये मिथ क्यों और कहाँ से आया है नहीं पता, बट ऐसी कोई स्टडी अब तक तो नहीं आई। अगर किसी की कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, यानी कि जहाँ तक वो जानते हैं उस दौरान किसी को भी कैंसर नहीं हुआ है, तो क्या वो निश्चिंत रहें कि आगे उन्हें भी कैंसर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कैंसर का वन ऑफ रीजन फैमिली हिस्ट्री है, उसमें अदर रीजंस भी हैं, जैसे कि आप अगर एजिंग प्रोसेस में एंटर करते हैं, आपकी इम्यूनिटी लो होती गई है अननेसेसरी बहुत सारी बीमारियों की वजह से, आपकी लाइफस्टाइल बहुत बैड रही है, तो बहुत से रीजंस हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं। तो सिर्फ एक रीजन नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का, तो आप निश्चिंत तो नहीं रह सकते। ये मिथ है। ये मिथ ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर जो है ये सिर्फ बड़ी उम्र की महिलाओं को ही होता है? देखिए, ऐसा है कि ब्रेस्ट कैंसर बड़ी उम्र की महिलाओं में ही होता है ये नहीं है, पर उस उम्र में जाके उनको पता चलता है ये बोल सकते हैं। तो मतलब ये इतना स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है कि आपको ये स्टार्ट कितने साल पहले हुआ है ये बता पाना डिफिकल्ट है। तो ये भी एक मिथ है कि सिर्फ ओल्ड एज में होता है। ये एज किसी भी एज में हो सकता है। ये स्टार्ट किस एज में हो रहा है ये डिटेक्ट करने के लिए हमें स्क्रीनिंग जरूरी है। तो कईयों को तो मैंने 22 की एज में भी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होते हुए देखा है। तो एज इज नॉट रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है। आपका काम है कि आप एग्जामिनेशन कराएं। बहुत जरूरी है। जिसको अगर पता चल गया है कि उन्हें कैंसर है, अब क्या करना चाहिए आगे? कैंसर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस इंसान की कि आप सही डॉक्टर के पास जाएं, उसे टोटली मैपिंग कराएं, मतलब एग्जैक्टली उसकी स्टेज क्या है आपके बॉडी में,
उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन समझें और उसको बिना देरी किए अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। मैं इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि आप करेक्ट डॉक्टर के पास जाएं। आप ऐसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ना लें जो वो उसके लिए रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें वैसे ही टाइम लिमिट रहता है। आपके कैंसर स्टेज से रिलेटेड आपके पास में कितना टाइम बचा है ये भी नहीं पता होता है बहुतों को, और बस वो इधर से उधर घूम घूम के ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा रहे होते हैं। तो मेरा ये टेक होम मैसेज है आपको कि अगर किसी को भी पता चलता है कि कैंसर नामक चीज़ उनको है तो आप कैंसर स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं। जैसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अक्सर हमने देखा है कि इस हॉस्पिटल में कैंसर का अच्छा इलाज होता है, तो ये सुन के जाना चाहिए या बेसिकली आपको जो करना चाहिए वो ये कि अगर मान के चलो हम कैंसर से रिलेटेड की बात करें तो मैंने अभी कहा कि आपको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। तो अगर हम कुछ नाम चुने रायपुर के अंदर में ही तो हमें पता है 2-3 कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, आप किसी भी एक में जाइए। आप जब फर्स्ट विजिट कर रहे हैं वहीं के वहीं ऑपरेट होके नहीं आ रहे हो, आप पहला इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हो, तो आप किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें। ये ना देखें कि ये कम फेमस है ये ज़्यादा फेमस है, सारे डॉक्टर्स वही पढ़ाई करके बने हैं कैंसर स्पेशलिस्ट, कोई ज़्यादा अलग जाके पढ़ा है ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट से ले लें, रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करके आप जहाँ करवाना है करवाएं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कि आप फेमस डॉक्टर के पास ही जाएं। मेन है कि आपको डॉक्टर सही चुनना है, आपके बिल्कुल, डॉक्टर के बिल्कुल। पास आपको खुद क्या पूछना है, आप Exactly. अपने बारे में कितना जानते हैं वो आपको सही तरीके से शेयर करें। बिल्कुल हम अपनी डेली रूटीन में हम ऐसे क्या चेंजेस करें, अपने खान पान में क्या चेंजेस करें कि हम किसी भी तरह के कैंसर से बच सके, खासकर महिलाएं। खासकर महिलाओं के लिए क्या मैं जनरली बोलना चाहूँगी कि आजकल मतलब लास्ट 10 ईयर से जो चेंज हुआ है वो है पैक्ड फूड का बहुत चलन स्टार्ट हो गया है। तो ये पैक्ड फूड एक्चुअली पैकेट के अंदर गया क्यों और कैसे और क्यों हम उनको ज़्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अंदर में कुछ है, देयर इज समथिंग इनसाइड दैट पैकेट जो उसको फ्रेश रखने के लिए है। सो ऑब्वियसली दीज आर केमिकल्स। ये केमिकल्स अगर आप सुबह से रात तक के काउंटिंग करें तो आप बिस्किट के पैकेट के रूप में, चिप्स के पैकेट के रूप में, मसाले भी आप पैकेट के अंदर के लेते हो, आप हर चीज पैकेट के अंदर का खा रहे हो। तो एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि आप कितना एक्सपोज हो रहे हो इन सारे केमिकल्स से। टॉप ऑफ दैट आप पेस्टिसाइड से भरे हुए फ्रूट्स खा रहे हो, आप अनाज भी पेस्टिसाइड से छिड़के हुए खा रहे हो, ये सब भी केमिकल्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो उस लेवल पर जाके अपने हेल्थ कॉन्शियस बने। जो बेस्ट कर सकते हो वो मैं बता सकती हूँ। जहाँ ज़रूरत नहीं है वो पैकेट की चीज़ें हटाते जाइए। बिस्किट ज़रूरत नहीं है, मिक्सचर ज़रूरत नहीं है, होममेड बनाइए। आप जितनी भी पैकेट के अंदर खा रहे हो और स्पेशली वो पैकेट जो आपको कहता है कि फूड ग्रेड है, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप खाना लाते हो बाहर से लाया हुआ भी, अगर मतलब होटल से भी मेड ला रहे हो तो ऑलरेडी वो 2-3 दिन का बनाया हुआ खाना रखे होते हैं, उन्हें आप फिर घर के पैकेट में ला के रख देते हो। तो ये जो चलन हो गया है ऑलरेडी ये हमारे डैमेजिंग इफेक्ट्स ला चुका है। बहुत से लोग, आप स्पेशली ये देखिए कि जेनजी लोग जल्दी एजिंग में प्रोसीड हो रहे हैं। वो तो अभी की जनरेशन है, वो क्यों हो रहे हैं उसके पीछे रिसर्च हुई है और ये रिसर्च बता रही है कि ये जो जनरेशन है ये एक्सपोज्ड है अननेसेसरी केमिकल्स को। तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है जो हमने इतना एक्सपोजर दिया है केमिकल्स को। टॉप ऑफ दैट हम इतना एक्सपोज्ड हैं हर चीज़ को, चाहे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हो, रेडिएशंस को हो जो मोबाइल से निकल रही है, हम अपने बॉडी को हर तरह से डैमेज कर रहे हैं। हम कहीं पर एनवायरनमेंट से एक्सपोज ही नहीं हो रहे हैं, हम घर के अंदर ही बैठे रहते हैं। वर्क प्लेसेस सब सिक्योर्ड हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पहले थी। तो ये सब रीज़न, पैकेट फूड आइटम्स को जितना हो सके जहाँ ज़रूरत ही ना हो वो पैकेट ही ना लो, जहाँ ज़रूरत ना हो अवॉइड करो। ये मेरा टेक होम मैसेज है। हाँ, कीमो और रेडियोथेरेपी जो होती है उसके अलावा भी क्या कुछ एडवांस आया हुआ है अभी? बहुत सी एडवांस हैं ट्रीटमेंट्स। देखिए बेसिकली एडवांस जो आता है इन कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट्स में, इनमें होता है कि आप मोलेक्यूल जो कीमोथेरेपी में यूज़ कर रहे हो
वो कितना इफेक्टिव है और कितना कम साइड इफेक्ट दे रहा है। ये मॉडल में ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं ओवर द पीरियड। तो रिलेटेड टू केमिकल ये कीमोथेरेपी के सेक्शन में ही होता है। तो ऐसे कोई अदर ब्रांचेस नहीं आई हैं इसमें। कैंसर पेशेंट्स में मेन जो वरी बहुत टेंशन वाली बात होती है पेन। सो पेन रिलेटेड पेलिएशन ट्रीटमेंट एक होती है जो कि अलग अलग लेजर रेडिएशंस आए हैं जो पेन स्केल को नीचे ले जाते हैं, अलग अलग तरीके की हीट थेरेपीज हैं। ये हैं जो सिर्फ पेन को टारगेट करते हैं। एज सच कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 3 ही ऑप्शंस हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। ये 3 ही हैं जो कैंसर पे डायरेक्टली इफेक्ट जाके आपको ट्रीटमेंट देते हैं। फोर्थ कुछ भी नहीं है इसके अलावा। मैम कई बार देखा है कि जैसे सर्जरी हो गई है उसके बाद जो कैंसर अगर कभी कभी रिलैप्स होता है और उसके बाद वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। ऐसे हर एक में तो नहीं होता है कि हर एक को स्पीड में बढ़ता है, बट जब भी कोई कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो एक फॉलो अप करके हम बता के भेजते हैं पेशेंट्स को कि आपको इतने इतने ड्यूरेशन में जरूरी है फॉलो अप का पर्पज ये है कि आप रिकरेंस को देख रहे होते हो कि रिकर तो नहीं हो रहा है। तो ये कब स्टॉप होता है, ये आइडियली तो स्टॉप ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये रेकर होता ही है कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली रेकर होते ही है क्योंकि उसका इनिशिएटिव पॉइंट जो है आप वहाँ तक पहुँचे हो कि नहीं तीनों ट्रीटमेंट्स के दौरान, ये पता करना डिफिकल्ट है। तो ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर जब फॉलो अप पीरियड आपको बताते हैं आप सीरियसली उसको फॉलो करिए। आप इस खुशफहमी में मत रहिए कि आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट किसी ने कह दिया है तो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, आपको रिकवर हो सकता है। बच्चों को इसके लिए अवेयर करना या प्रिपेयर करना कितना ज़रूरी है? बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों को स्पेशली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने जो अब लास्ट 10 इयर्स में चेंज किए हैं वो इफेक्ट उन्हीं को कर रहे हैं, इस जनरेशन को कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रोइंग फेज को अचीव कर रहे हैं। ये अब उस पूरे फेज को पार करेंगे जहाँ पे वो 20 से 40 के एज में एंटर करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको अवेयर करें कि आजकल इन सब रीज़न से क्या हो रहा है, बॉडी में क्या डैमेजिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो अगर हम ब्रेस्ट और कैंसर सर्विस से रिलेटेड बात करें तो लड़कियों को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर सिखाएं 16 के एज ग्रुप से ही, और मेंस को यानी बॉयज़ को वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस समझें। वैक्सीनेशन आप गर्ल्स को तो दे ही रहे हो, बट बॉयज़ हैं जो समझते ही नहीं हैं कि हम क्यों लें, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है किसी को समझाना कि क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये हुआ नहीं है और उनको नहीं होने के लिए ही तो दिया जा रहा है। ठीक है, होने के बाद ही ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है। जब वैक्सीनेशन कहा कहते हैं वो प्रिवेंशन के लिए होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन होता है। आपको वो कभी ना आए इसीलिए आप जन्म से BCG, पोलियो, डिप्थीरिया ये सब रेबीज वैक्सीन लेते हैं, वैसे ही अब HPV वैक्सीनेशन लेंगे, ठीक है, ताकि कभी ना हो। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी कुछ आपसे जानने को मिला और बहुत कुछ जो नहीं पता था वो भी हमें पता चला, और आई होप कि हमारे ऑडियंस ने भी बहुत कुछ जाना है कैंसर के बारे में। और इस पूरी बातचीत का सार यही है कि जानकार बनिए और सतर्क रहिए। जब तक आप अपने बारे में पूरी तरह से नहीं जानेंगे आप सतर्क नहीं रह पाएंगे, आप बचाव नहीं कर पाएंगे, और कैंसर से बचाव आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।